चलो भाई, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबका सीए फाउंडेशन क्रैक हो गया। अच्छा, अब पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विवेक मेहता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं डायरेक्ट टैक्स लेता हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स। एंड मैं इसके पहले मुंबई पढ़ाता था। जेके शाह सुना है कभी आपने? जेके शाह, मैं जेकेएससी में था, 4 साल वहीं पढ़ाता था। मुंबई मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली। अब फिलहाल तो हम यहाँ पर आ गए, अब आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, ऐसा है, पहले तो हम थोड़ी बातें कर लें। बातें ये है कि पहले तो आप सबको ये मालूम है कि सीए इंटर आपका सितंबर अटेम्प्ट है, सितंबर 2025। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। अब हुआ ये है कि अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, उसने एक बहुत मेजर चेंज लाने का फैसला कर लिया है, और ये फैसला अगस्त 2024 में हो चुका है। अब फैसला क्या है? फैसला ये है कि अभी आप जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, और इसका जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये पूरा डिलीट हो रहा है, यानी ये पूरा चेंज हो रहा है। यानी नया इनकम टैक्स फरवरी 2025 को मार्केट में, भारत में, इंडिया में आ रहा है, और ये तय हो चुका है। यानी इस बार का जो बजट होगा वो पूरा नया इनकम टैक्स ही होगा। अब नए इनकम टैक्स में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है? फिलहाल के लिए आंसर है नो। आपके एग्जाम में फिलहाल के लिए यही वाला एप्लीकेबल है, नहीं तो जो नया इनकम टैक्स आ रहा है फिलहाल, उसको जो अभी सुनने में आ रहा है उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड 2024। पहले इसका नाम था डायरेक्ट टैक्स कोड 2012 रखने वाले थे, क्योंकि 2012 में ही चेंज होने वाला था। फिर 12 साल बाद इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं यार, अब हम 2024 में ही लाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सितंबर 2025 देते हैं तो हमें क्या पढ़ना है? हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पिछले कई सालों से चल रहा है वही पढ़ना है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है कि यार, क्या ये उसके अगले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है, जनवरी 2026? तो आंसर है, ये पुराना एक्ट वही एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन जो नया एक्ट आपके एग्जाम में आएगा वो मई 2026 से आएगा। यानी आपको 2 अटेम्प्ट ही मिलेंगे इन रिलेशन टू टैक्स। तो हमें टैक्स पूरा क्रैक ही करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। 2017 में आया था, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चलेगा। चेंज कहां है? डायरेक्ट टैक्स में पूरा चेंज हो गया। तो आपसे एक ही गुजारिश है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए आप ज्यादा एफर्ट्स लगाओ। गुजारिश यही है कि हम पूरा दम लगा देंगे, जी जान लगा देंगे और निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए, फिर फाइनल में तो आपको नया ही पढ़ना है, और फाइनल में यूं भी आप आर्टिकलशिप करेंगे तो आर्टिकलशिप में ही आपको बहुत कुछ चीजें सिखा दी जाएंगी। तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको कि हाँ नया है, ये वो है। लेकिन हाँ, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत अच्छा चेंज आ रहा है अपने फेवर में। ये तो हो गई एक बात। अगली बात कि हम पढ़ेंगे कैसे और क्या क्या पढ़ना है। पूरे इनकम टैक्स में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स में मैंने क्या किया है, यदि मैं मेरी बुक की बात करूं जो मैं आपको दूंगा, उसको मैंने 3 पार्ट में अलग अलग कर दिया है। पहली बुक 4 चैप्टर को लेकर बैठी है, दूसरी बुक 6 चैप्टर लेके बैठी है, और अगली बुक फिर वापस से 4 चैप्टर लेके बैठी है। अब इस 14 चैप्टर में हम बात करें, 14 चैप्टर्स में बात करें, आपने सुना होगा शायद, मेरे हिसाब से, पक्का तो नहीं कह सकता मैं। इस 14 चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी आपने सुना है 5 हेड्स? ये 5 हेड्स क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हम इंडिया से, या इंडिया में रह के, या पूरी दुनिया में कमाते किधर किधर से? या तो हम जॉब करके कमाते हैं, जॉब में हमें क्या मिलता है? तो एक आपको चैप्टर पढ़ना है सैलरी। एक हम बिजनेस करके कमाते हैं, और एक या खुद की फर्म चालू कर लेते हैं, तो बोले तो प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर्स, एडवोकेट, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी फर्म चालू कर लेते हैं। एक होता है जमीन जायदाद, जो हमारे पूर्वजों से हमको मिल जाती है, हमारे पापा मम्मी से मिल जाती है, या हम खुद अर्न कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। एक होता है कि हमने घर खरीद करके किराए पर डाल दिया, घर खरीदा किराए पर डाल दिया, नाम हो गया एचपी, हाउस प्रॉपर्टी। और एक इन सब के अलावा एक इनकम होती है जिसे बोलते हैं अदर सोर्स। आपको मैं एक बात बोलूंगा, ये टैक्स जो है
ये दो पार्ट में सम्मिलित है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का वेटेज इक्विवेलेंट है। 50 मार्क के डायरेक्ट टैक्स में ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया है ये 35 मार्क के हैं, 35 मार्क्स। मतलब यही वेटेज है, यही सब कुछ है, यही दुनिया है अपनी। मतलब यदि आपने 50 में से 35 नंबर का अच्छा कर लिया तो आपको भी समझ में आ रहा है कि आपने एग्जाम क्रैक कर ली, आपने वो समझ में आया, एग्जाम क्रैक कर ली। अब अच्छी बात यह है कि आपने सुना होगा कि आपके एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यूज फिलहाल तो कुछ नेगेटिव मार्किंग लेके बैठा नहीं है। ये एमसीक्यूज भी इन्हीं चैप्टर्स में से लगभग आते हैं। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सारे एमसीक्यूज इसी में से आते हैं, लगभग इसी में से आते हैं। आप समझ गए पूरी बात। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आज तो अपना डेमो ही है, आज 6 तारीख है, कल 7, परसों 8, 3 दिन तो मैं आपका बेसिक ही रन करूंगा। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सभी बताऊंगा आपको मैं, और इसके कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बताऊंगा। ऑलमोस्ट शायद या तो 8 तारीख या फिर 9 तारीख से हम इन चैप्टर्स में जंप करेंगे। पहला जो चैप्टर उठाएंगे वो मैं आपकी सहूलियत के अनुसार उठाऊंगा कि आपका क्या माइंड है, कैसा काम करेंगे। 2-3 दिन में आपको मैं भी समझ जाऊंगा, आप भी मुझे समझ जाएंगे। या तो इजी उठा लेंगे या तो कुछ टफ उठा लेंगे, बट उठाएंगे यही। और एक बात आपको बता देता हूं, 1.5 महीना यही चलेगा, यानी दिसंबर 31 तक यही चलेगा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका दिसंबर 20-25 तक हो जाए, 10 एक दिन पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेडलाइन दे रहा हूं, दिसंबर 31 तक ये 5 हेड्स ही चलेगा। 1 जनवरी से जो आपके 5 हेड्स के अलावा जो 9 चैप्टर बचे हैं, 14 बोले थे मैंने, वो 9 चैप्टर ऐसे हैं, उनमें से कुछ चैप्टर तो आधा घंटे का ही है, आधे घंटे में खत्म, 1 दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म। तो वो चैप्टर मात्र 14 दिन के ही हैं, 14 डेज। ओवरऑल आपका पूरा डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स 150 आवर्स का, 150 घंटे का है। 150 घंटे में 70-80 घंटे यही खा लेगा। तो उसके बाद जो आपके आवर्स बचेंगे वो पूरा अदर रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे। समझ गए आप बात। अब मैं और एक बात बता देता हूं, आपका जनवरी 20 तक सिलेबस हो जाएगा। जनवरी 20 के बाद क्या प्लानिंग रहेगी हमारी, मैं आपको 10 एक दिन का फ्री छोड़ दूंगा मैं आपको। आप अपना रिवीजन कर लो, पढ़ लो। फरवरी से मैं फिर आपकी रिवीजन स्टार्ट करूंगा, 10 एक दिन छोड़ ही दूंगा मैं आपको। अभी भी मैंने छोड़ दिया है, हमारी एक 3 महीने की बैच थी, मैंने अगस्त 5 तारीख को स्टार्ट किया था, और अभी शायद मैं गलत नहीं हूं 25 अक्टूबर को मेरी बैच खत्म हुई है। तो मैंने लोगों को 10 एक दिन के लिए छोड़ ही दिया है, हो ही गए 10 दिन। अगले हफ्ते या इस वीक से मेरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसा कि अपन को मालूम है सितंबर में आपकी एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट आपके 4 रिवीजन तो हो ही जाएंगे। फिर हम और विनय सर मिलकर मैराथन बैच भी स्टार्ट करते हैं, अभी हम करने वाले हैं जनवरी और मई वालों के लिए। तो मैराथन बैच वैसे आपकी भी रहेगी, ठीक है। समझ गए आप बात। पढ़ना क्या क्या है और पढ़ना कहाँ कहाँ से बता देता हूँ। 3 बुक्स मिलेगी, हर एक बुक को मैंने क्लास वर्क और होमवर्क में डिवाइड कर दिया है। क्लास वर्क ऑब्वियस सी बात है मैं ही करवाऊंगा, होमवर्क भी करवा ही दूंगा। होमवर्क देने की आदत मेरी बहुत कम है, 1 आके 2 दे देता हूं मैं। तो ऐसा है, हर चैप्टर में मोस्टली आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सैलरी चैप्टर में, 90 क्वेश्चंस। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि सैलरी चैप्टर विराट है, 42 टॉपिक्स हैं, तो बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है। समझ गए आप बात। अब इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। आप थोड़ा पक रहे होंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में, उसमें यदि हम बहुत क्रक्स में चले जाएं, बहुत क्रक्स, तो 3 चैप्टर बोले तो 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में 50 में से 30 मार्क्स के आते हैं। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन और सप्लाई थोड़ा विराट रूप का है। तो इन तीनों चैप्टर्स में यदि हम बात करें तो इन तीनों चैप्टर्स में 50 घंटे लगेंगे। बाकी का पूरा आईडीडी 30 आवर्स का और है, 30-40 आवर्स का है। तो आईडीडी आपका 100 आवर्स में खत्म हो जाएगा, वो 100 घंटे से ज्यादा का है नहीं, ठीक है। समझ गए। कुल मिला के 100 मार्क्स के पेपर में आपको बता देता हूं 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में बाइफरकेशन कैसे मैं बता देता हूं। 50 मार्क्स में से 18 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, 50 मार्क्स में से 12 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा। एक एमसीक्यूज 2 मार्क्स करेगा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 9 क्वेश्चन आएंगे, और एक एमसीक्यूज 2 मार्क्स करेगा, यानी 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यूज में कभी कदा ट्रू फॉल्स आ जाता है विथ रीजन, कि भैया बताओ ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो
आप पास देखो ऐसे ही हो रहे हो, तो मैं आपको एक भ्रम में नहीं रखना चाहता और आप भी मत रहना, सच बता रहा हूं। देखो भैया पास ऐसे ही हो रहे हो, 30 मार्क आराम से उठा लोगे, सीए बनने जा रहे हो, टैक्स आपके लिए मेन सब्जेक्ट है, कुछ नहीं रखा है। मैं तो बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक ओवरऑल बात कर रहा हूं, एग्जाम्शन टारगेट करना। क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपको ये भी बता देता हूं किस तरह एग्जाम्शन मिलती है। देखिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप में आपके कितने सब्जेक्ट है, पहला अकाउंट्स है आपका, फिर लॉ है और फिर आपका टैक्स है। कितने हो गए? 300। 300 में से 50% लाना है, नहीं कितने हो गए? 150। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैंने एग्जाम दी और मेरा अकाउंट्स में 80 आया और मेरा टैक्स में 70 आया। यदि मेरा किसी पेपर में 60 या उससे ऊपर आ जाता है, या तो 60 या 61 2 3 4 या ऑनवर्ड्स, तो मुझे मिल जाती है एग्जेम्पशन। अब ये क्या होता है? अब मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला अकाउंट्स में मेरा 80 आया, टैक्स में मेरा 70 आया और लॉ में मैं फेल हो गया, मेरे को 25 नंबर ही आया खाली लॉ में। यानी अब मानिए कि यदि मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं सितंबर 2024 मैंने दिया था, सितंबर 2024 में मेरे 2 सब्जेक्ट विद एग्जाम्पशन निकले और एक में मैं फेल हो गया। अब जो जनवरी 2025 का अटेम्प्ट आएगा उसमें मुझे खाली एक ही लॉ का पेपर देना है। अब मान लीजिए मैंने जनवरी दिया, मैं फिर फेल हो गया लॉ में, फिर मेरा क्या आया? मई आया, मैंने मई में फिर से लॉ की एग्जाम दी, मैं फिर फेल हो गया, और फिर मैंने वापस कब एग्जाम दी? सितंबर में, मैं फिर फेल हो गया। तो मेरे एग्जाम्पशन के बाद मैंने 3 बार एग्जाम दी, बस अब मैं जब चौथी बार एग्जाम दूंगा तो मुझे वापस से पूरा पेपर वापस देना पड़ेगा। इट मींस आपको एग्जाम्पशन सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक वैलिड रहती है, आफ्टर दैट आपकी एग्जाम्पशन गई। तो 3 अटेम्प्ट तक आपका गोल्डन चांस रहते हैं, उसके बाद आपका कोई गोल्डन चांस नहीं। पर सब्जेक्ट आपको 40 लाना है, लेकिन ओवरऑल आपको 40 नहीं 50 लाना है। लेकिन यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपका अग्रीगेट 70 80 90 बन गया तो फिर तो आप भी समझ रहे हैं कि 40 भी किसी एक में आ गया, हो गया अपना काम। कोशिश करना, देखो लॉ आप भी जानते हो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लॉ में ज्यादा अपनी मेहनत होती नहीं है, तो लॉ कोशिश करना कि निकाल लें, और अकाउंट्स और टैक्स में एग्जाम्पशन टारगेट करना। और एक लास्ट बता देता हूं आपको सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं, कॉस्टिंग एफएम, सॉरी कॉस्टिंग है 100 मार्क का, एफएम और एसएम 100 मार्क का 50-50, और ऑडिट हो गया 100 मार्क। कहीं ना कहीं इधर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेन जो स्कोरिंग है वो कॉस्टिंग और एफएम ही है, 150 नंबर। अभी भी आपने शायद रिजल्ट देखा हो तो बच्चों के नंबर अच्छे खासा आया। इस बार तो बच्चों ने ऑडिट में नंबर लिया है 70 नंबर 80 नंबर ऑडिट में, जबकि ऑडिट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ऐसे तो अपन चार्टर्ड बनने का प्रैक्टिकल करेंगे, बट एक थ्योरी बहुत अलग चीज होती है। तो खैर ये भी आपके स्कोरिंग में देखा जाए तो 300 में से 150 लाना है और 150 में से वही 50-50, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैटर रखता है प्रैक्टिकल। तो भाई पूरी कोशिश करना कि प्रैक्टिकल में जान लगा दो, दम लगा दो। समझ गए? आपका कोई क्वेश्चन है? किसी का भी? किसी का नहीं है? चलो आज हम शुरू करते हैं। कार्तिक तेरा तीसरी बार है, माफ करना भाई। तो कहीं ना कहीं हम आज वापस से डायरेक्ट टैक्स, मतलब वापस से क्या, उसके लिए वापस से हम डायरेक्ट टैक्स शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू टैक्स। नोट्स हम लिखेंगे, आपको मॉड्यूल यानी बुकलेट मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको बता देता हूं सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट्स आएंगे। अमेंडमेंट्स हम फरवरी बात करेंगे। रीजन ये है कि फरवरी में आता है बजट, और बजट में जो चेंजेस होंगे वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल रहेंगे। तो भाई हम अभी पुराने ही सब पढ़ रहे हैं, फरवरी में जो चेंजेस आते हैं वो एग्जाम में कर देंगे कि हाँ भाई ये चेंजेस है। शुरू करें, चलिए। तो आज से हम टैक्स का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल ये डायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपका 50 मार्क का है, लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है। पर्टिकुलर चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है। ये चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि हर चीज का मतलब क्या होता है, बोले तो टर्मिनोलॉजी। जब तक आप टर्म समझेंगे नहीं आपको क्लियर ही नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। आज थोड़ा बहुत पार्ट शायद आपको बोरिंग लगे, बिकॉज बेसिक है। बेसिक में वो पुराने बैकग्राउंड ही पढ़ना, हिस्ट्री इतिहास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, कि टैक्स क्या है। पहला क्वेश्चन यही है। अब तुम लोग मत लिखना, तुमने लिखा ही हुआ ऑलरेडी, कितनी बार लिखोगे। तो अब ये टैक्स क्या होता है जरा समझेंगे। देखो यार,
एक बात आपको मैं बता देता हूं, जो मैंने कई सारे स्टूडेंट को बोली और हम करते भी हैं क्लास में। मैं आपको टैक्स की चोरी भी सिखाऊंगा कि कैसे होती है चोरी। तो हम टैक्स की चोरी भी सीखेंगे, हम आपको तरीका बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि तरीका क्या है, किस तरीके से हम ब्लैक मनी लेके भी निकल सकते हैं बिना टैक्स के। तो अब यदि हम भारत देश की बात करें, देखो यार यहाँ सब ब्लैक है, तुम भी जानते हो, नेता वेता सब साले ऐसे ही हैं। लेकिन खैर एक एस्पेक्ट से पढ़ना है कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक बात बता दो, लिखना कुछ भी मत जब तक मैं नहीं बोलूं, लिखना मत। 1860 में, 1860 में पहली बार ब्रिटिश सरकार टैक्स लेकर आई। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि आपको ही मालूम है उस समय रूलिंग वही करती थी, भारत पे भी रूल करती थी, पूरे वर्ल्ड पे भी रूल करती थी। और ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड ही होता है, लंदन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड ही सब जगह फेमस था। ब्रिटिश सरकार का एक ही मुद्दा था, भैया टैक्स हम लेकर आएंगे और हर एक बंदे को, हर एक इंसान को टैक्स देना है। तो लोगों से पूछा गया, भैया हर एक इंसान को टैक्स क्यों देना है, क्या रीजन है भैया, बताओ तो सही कि क्या होता क्या टैक्स। उस समय यदि हम बात करें तो टैक्स का खाली एक ही मतलब होता था, यदि आपको इस स्टेट में, उस समय तो स्टेट नहीं बोलते थे, उस समय तो कंट्री वंट्री अलग ही चलती थी, बोले उस एरिया में रहना है तो दो, नहीं तो यहां से चलते बनो जाओ। राजा पहले यही करता था, उस समय राजाओं की भी ये सब थी, राजा भी यही बोलता था अपनी प्रजा से, भैया रहना है तो रह, नहीं तो फिर निकल यहां से, देना है तो दे। और नहीं तो आप भी जानते हो, राजा लोग अपने ही प्रजा को मारते थे, पीटते थे और करवा देते थे। तो उस समय टैक्स का चल रहा, धीरे धीरे सिस्टम डेवलप हुआ तो भैया टैक्स का एक नया डेफिनेशन आया और टैक्स को बोला गया ये एक ऐसा अमाउंट है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो सरकार को दिया जाता है और सरकार उसके बदले आपको डिफरेंट फैसिलिटीज देती है। अब ये डिफरेंट फैसिलिटीज क्या है, आप सब इंदौर गए हैं, इंदौर देखा है, सुना है, जाना पहचाना है, ठीक है। हम यदि इंदौर की एग्जांपल लें तो आपने काफी बार देखा होगा या सुना होगा, इंदौर में आजकल फ्लाईओवर का ट्रेंड ही चल रहा है, एक तरह से देखा जाए तो हर जगह फ्लाईओवर, भंवर कुआं पे बन गया, टूटी कोटी पे बन गया, खजराने की तरफ बन गया। इंदौर में 15 फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग छावनी। दिमाग ये खराब हो रहा है, छावनी बनेगा कैसे। खैर, अब टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो सरकार को दे रहे हैं और सरकार उसके बदले हमें क्या दे रहा है, फैसिलिटीज, लाइक फ्लाईओवर, लाइक स्कूल्स, बोले तो गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज, लाइक पानी, हमारे घर में जो पानी आ रहा है, हमारे ऑफिस में जो पानी आ रहा है। तो यानी सरकार सीधा मुद्दा बोल रही है कि देख भाई, तू हमें पैसा देगा तो हम तेरे को फैसिलिटीज देंगे, हम तेरे को पानी, स्कूल, कॉलेज, इंफ्रा, रोड, ट्रेन, ये भी अभी सरकार की चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये सारी फैसिलिटीज तेरे को दे देंगे। तो अब हम बात करें टैक्स क्या है, टैक्स इज एन अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट। अभी हम बात नहीं करेंगे कौन सी गवर्नमेंट, बाद में बताऊंगा। पेड टू गवर्नमेंट अगेंस्ट विच डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा, ये सब हमें प्रोवाइड होता है। चलिए तो लिखते हैं, आइए तो सबसे पहले लिखते हैं टैक्स इज एन अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट against which different facilities provided to public in India, like water, electricity, infra, रोड, एक्सेट्रा कर दीजिएगा, बहुत सारे हैं। तो ये है हमारी सरकार का कि भैया टैक्स होता क्या है। टैक्स ये है कि जो अमाउंट है, यदि आप देते हो तो हम आपको फैसिलिटीज देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मैं टैक्स नहीं दूं, आप लोग ही बताना, यदि मैं टैक्स नहीं दूं तो क्या मुझे इंडिया में रहने मिलेगा? आप लोग बताइए, क्या आप टैक्स देती हैं? नहीं देती हैं। आप देते हो टैक्स? नहीं। आप टैक्स देते हो? आप अब
अब हम बात करें, जैसा कि आपने बोला कि आप टैक्स नहीं देते हो, ठीक है, हम बात करें यदि आप देखें तो डायरेक्ट टैक्स आप नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप में से कई लोग यही बोलेंगे, सर आप बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, हम कमाते कहाँ हैं, हम तो पढ़ने आए हैं, हम कमा थोड़ी ना रहे हैं। तो यानी इसका मतलब एक बात और समझ में आई, जो कमाएगा वही भारत देश में टैक्स भरेगा। फिलहाल हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी जो कमाएगा वो भारत देश में टैक्स भरेगा। यानी एक और बात समझ में आई कि जो पर्सन अर्न करता है, ओनली दे आर लायबल टू पे डायरेक्ट टैक्स, ओनली दे आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। यानी अब एक बात आप भूलना मत, यदि आप कमाते हो तो आप योग्य हो, आप लायबल हो भारत देश में टैक्स देने के लिए। अब हम बात करें, आप लोग मुझे बताना, और चुपचाप मत बैठे रहना मेरी क्लास में, मेरे को थोड़ा ऐसा सही होता है कि कम्युनिकेशन चलता रहे दोनों तरफ से। ये गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है? 3। कौन कौन सी? लोकल, सिम, कार्तिक, सेंट्रल ऑफ स्टेट। सेंट्रल स्टेट आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, यूनियन, लोकल। यदि आप इनकम टैक्स की भाषा में बोले तो उन्होंने सही बोला, इनकम टैक्स की जो टेक्निकल लैंग्वेज है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन। लेकिन अब लोकल भाषा में यदि बात करें, अभी हमें कुछ टैक्स तो मालूम है नहीं, तो सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लेकिन लोकल को यूनियन मत समझ लेना, वो अलग चीज है। अब बात करें क्या है सेंट्रल, मतलब केंद्रीय सरकार, हिंदी में बोले तो जो रूलिंग पार्टी है, जो जीत के बैठी है, कौन है अभी? बीजेपी, जो दिल्ली में मेन बैठी हुई है, दिल्ली में बीजेपी। आज से कुछ साल पहले देखे, 11 साल पहले तो कांग्रेस थी। वही बात करें स्टेट की तो आप समझ ही गए होंगे, एमपी अलग है, यूपी अलग है, हर स्टेट में अलग अलग सरकार है, कहीं बीजेपी है तो कहीं कांग्रेस है। वही बात करें लोकल अथॉरिटी की तो पंचायत सुना होगा आपने, गांव में होती है। सिटी के सिटी में नगर निगम सुनी होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपने इंदौर में आईएमसी, उज्जैन म्यूनिसिपल, देवास म्यूनिसिपल, दिल्ली म्यूनिसिपल। तो ये सब हो गई लोकल अथॉरिटी, पंचायत हो गई, नगर निगम हो गई। ये 3 सरकार करती क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स स्टेट को नहीं जाता। यदि मैं टैक्स भरूं, यदि मैं लायबल हूं, तो मुझे डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल को ही भरना है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स में से स्टेट को कुछ देता है? आंसर है नो। बोले क्यों? बोले डायरेक्ट टैक्स में से नहीं देता, वो इनडायरेक्ट टैक्स में से कुछ देता है। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि स्टेट को यदि अपने आप को चलाना है, रन करना है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन आए कि डायरेक्ट टैक्स कौन कंट्रोल करता है, रन करता है? सेंट्रल। और डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है, कौन चार्ज करता है? सेंट्रल। लेकिन अगली बात करें, क्या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाती है? तो एक ही आंसर है इसका, यस और नो में डिप्लोमेटिक आंसर क्या है? यस भी नो भी। नो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, लेकिन यस किधर है? यदि हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हम बात करेंगे इस पे। अभी तक आपने शायद सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी यदि एमपी की एग्रीकल्चर है तो कौन लगाएगा? एमपी सरकार। यानी बोले तो जो भी सरकार चल रही है, यहां पर बीजेपी चल रही है, वही लगाएगी। तो भैया ऐसा है कि एग्रीकल्चर स्टेट वाइज लगता है, और एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो बाकी सारी इनकमों पे टैक्स सेंट्रल ही लेती है और सेंट्रल ही लगाती है। समझ गए? अब लोकल क्या करती है? आपके घर में जो पानी आ रहा है जिसको आप यूज कर रहे हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिसको आप यूज कर रहे हैं, आप जिस जगह रहते हैं घर में, भले वो फ्लैट हो या बंगलो हो, रो हाउस हो, डुप्लेक्स हो, उस मकान का टैक्स जो आप भरते हैं, इंक्लूडिंग पानी का टैक्स, वो आप इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भरते हैं, यानी लोकल अथॉरिटी को भरते हैं। तो सब डिवीजन दे दिया है कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी और प्रॉपर्टी का टैक्स लोकल लेगी, स्टेट एग्रीकल्चर लेगा, और बाकी सब पे कौन लेगा? सेंट्रल। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर?
ये तुम भी लिख लो, ये तुम्हारा लिखा नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर? बोलू क्या? पहला लिखिए सेंट्रल, दूसरा लिखिए स्टेट, और तीसरा, जैसा कि हम टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो यूनियन लिखिएगा। ठीक है, अब आप लिखिए नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन में लिखिए स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर, 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 बोलो आगे, टू चार्ज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। हम सब बात करेंगे, धीरे धीरे सब बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स कब लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, यहां तक समझ गए आप बात? अब मेरी एक बात, अब अगला बताइए मुझे, ये तो हमने बात करी कि भैया सेंट्रल क्या करती है, स्टेट क्या करता है, और लोकल क्या करता है, यूनियन क्या करता है। मेरे को आप लिखना मत, मेरे को आप एक बात बताइए, कितने टाइप्स के टैक्स हैं इंडिया में? दो, कौन कौन से? लिखना मत अभी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मुझे आप बता पाओगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट इनकम पे, डायरेक्ट कौन सी इनकम? आवाज नहीं, कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम, जैसे कि आप थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। ओके कार्तिक, मैं तुझसे नहीं पूछूंगा और आपसे भी नहीं। जो इनकम आपने अर्न की है, जैसे कि जिस पे लेवेड होता है वही पे करता है, मतलब यदि मुझ पे हुआ तो मैं ही करूंगा, मुझ पे हुआ तो मैं ही करूंगा ऐसा। जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं वो, जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं वो, ओके। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, आपने सबने सही बोला है। डायरेक्ट टैक्स नाम ही डायरेक्ट है, जो हमारी इनकम पे लगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है भैया कौन सी इनकम? आंसर है पर्सनल इनकम। यदि हमारी पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगे उसे बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। अब भैया क्या है ये पर्सनल इनकम? सैलरी, बिजनेस या प्रैक्टिस कर रहे तो प्रोफेशन, ये प्रॉपर्टी, ये सब कैपिटल गेन, ज्वेलरीज भी आ गई, शेयर मार्केट भी आ गया कैपिटल गेन में, घर को किराए पर दिया, एचपी, हाउस प्रॉपर्टी, और बाकी कई अन्य जगह से जो इनकम हो रही है अदर सोर्स। तो यानी यदि मैं भारत में रहकर इन सारी इनकम से कमाया तो ये इनकम हो गई पर्सनल, और इन पे जो टैक्स लगा वो हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स गया सेंट्रल को। लेकिन अब एक एग्जांपल देखते हैं, आप कुछ लिखना मत अभी। मान लीजिए कि किसी की इनकम साल की 20 लाख है, साल की 20 लाख है। अब साल की 20 लाख की इनकम में से वो क्या करता है भाई कि 10 लाख इनकम अपनी वाइफ को दे देता है, यानी घर चलाने के लिए, उसका हाथ खर्चा वगैरह वगैरह, और कहीं ना कहीं 2 लाख का सेविंग कर लेता है, 3 लाख अपने बच्चों को दे देता है, बचा बुचा जो है 5 लाख, 5 लाख ईएमआई पे कर लेता है। यदि मैं सीतारमन की बात करूं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, सीतारमन किस अमाउंट पे टैक्स लगाएगी जरा बताइए तो? 20 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख? 20 सरकार से हमने पूछा कि भाई सरकार, ये मेरा खर्चा कौन देखेगा? ये मैंने एक क्वेश्चन राइज किया गवर्नमेंट से कि भाई मैंने 20 लाख कमाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे खर्चे भी तो हैं। गवर्नमेंट का एक ही जवाब आया, सर वो आपका है, वो मेरा नहीं है। पर्सनल एक्सपेंस आप बियर करिए, आप जहां से भी लेकर आइए,
यदि मैं 20 लाख पूरी अपनी गर्लफ्रेंड पे भी उड़ा देता हूं तभी सरकार को कोई मतलब नहीं है। यानी इन शॉर्ट, मैंने जितना कमाया उतने पे लगेगा टैक्स। यानी सरकार को मेरे घरेलू यानी पर्सनल खर्चे से कोई लेना ना देना। सरकार एक ही बात बोलती है, भाई तूने 50 लाख कमाया, बोले हाँ 50 लाख पे टैक्स भर। फिर भले मैं 50 लाख किसी पे उड़ा दूं, अपने लग्जरियस लाइफ पे उड़ा दूं, सरकार को कोई मतलब ही नहीं। आपने जितना कमाया उतने पे टैक्स। 20 लाख कमाया तो 20 लाख पे, 50 लाख कमाया तो 50 लाख पे, 1 करोड़ कमाया तो 1 करोड़ पे, 2 करोड़ कमाया तो 2 करोड़ पे। और एक बात और, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई तूने जो 20 लाख में अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को जो दिया है, ये बर्डन शिफ्ट होएगा ही नहीं। क्योंकि कमाया किसने? मैंने बोला मैंने। बोले तेरी वाइफ ने कमाया, मैंने बोला नहीं। बोले वाइफ तेरी पढ़ी लिखी है, मैंने बोला नहीं। वाइफ तो गांव की गंवार है, कुछ भी नहीं आता उसको, तो वो तो बस हाउस वाइफ बन के बैठी हुई है, कुछ नहीं आता उसको। बोले बच्चे, मैंने बोला बच्चे छोटे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो बोले कमा के दे कौन रहा है? मैंने बोला मैं। तो बोले टैक्सेबल तू। यानी इन शॉर्ट, यदि हम एक एग्जांपल लें, सोनिया गांधी, मालूम है सोनिया गांधी की मां यानी मदर कहां पे रहती, कुछ आइडिया है? इटली। सोनिया गांधी इटली की है। सोनिया गांधी बहुत पहले शादी करके इटली से आ गई। आपको भी मालूम है कि फॉरेनर है वो, और फॉरेनर है इसलिए वो इंडिया का कोई भी कानून, मतलब कोई सा भी क्या बोलते हैं उसको, वोट कर नहीं सकती, जीत नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, पहली बात तो कहीं ना कहीं आपको एक बात बताता हूं, सोनिया गांधी के ऐसे तो 2 बच्चे हैं, एक अपना पप्पू राहुल और एक प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की शादी हो चुकी है आज से 15 साल पहले। दामाद है सन इन लॉ कौन? नाम सुना ही नहीं दे रहा क्या? वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। अब आप सुनना, रॉबर्ट वाड्रा उसका दामाद है क्या? आप जरा सुनिएगा। सोनिया गांधी जितने भी गलत काम करती है ब्लैक के, वो 2 के नाम पर करती है। एक है उसकी मां जो है 90 साल की, और एक है उसका दामाद जो कभी पॉलिटिक्स में है ही नहीं। आप कभी उसके सन इन लॉ को देखे ही नहीं होगे, क्योंकि उसको क्यों रोक के रखा है? इधर से इनकम आई डाइवर्ट टू मम्मी एंड दामाद। रॉबर्ट वाड्रा को मोदी जी ने आरोप लगाया था, पार्लियामेंट जानते हो, पार्लियामेंट चलती पार्लियामेंट में लगाया था। रॉबर्ट वाड्रा के पास 10 करोड़ की जमीन है, उसके ऊपर केस भी चला था 2 साल। लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भी, कोई छोटी मोटी नहीं। सोनिया गांधी ने केस रफा दफा करवा दिया। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर आज की डेट में 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग कैश, और उसकी मां के नाम पर 1000 से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यदि हम बात करें तो भैया सोनिया गांधी पूरा पैसा अपनी मां को ट्रांसफर करी इटली में, लेकिन इटली में अपने इनकम टैक्स का कानून लगता नहीं है। यदि वही मां यदि इंडिया में रहती तो सोनिया गांधी को बोला जाता बेटा मां 90 साल की है, कहां से कमा लेगी? यानी कुल मिला के टैक्सेबल तू, क्योंकि तू ही कमा के ट्रांसफर कर रही है। ये इंडिया का कानून है, लेकिन भारत के बाहर का कानून ये बोलता है कि इंडिया का कानून भारत के बाहर नहीं लगेगा। यदि लग जाता तो विजय माल्या पकड़ा जाता। विजय माल्या पे 500 करोड़ का टैक्स बकाया है। हम ये सब बात करेंगे। यानी कुल मिला के इनकम टैक्स इंडिया के बाहर लग ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के यदि हम 2 मिनट के लिए एग्जांपल लें, एक और शिल्पा शेट्टी का नाम सुना है, उसके हस्बैंड का कुंद्रा साहब, जो 1 नंबर का आप भी जानते हो बकवास। राज कुंद्रा के ऊपर भाई केस हुआ है, वैसे तो होते ही रहते हैं। कुंद्रा साहब के ऊपर केस ये हुआ है, इन्होंने 3 फ्लैट मुंबई में अभी हाल फिलहाल 6 महीना पहले खरीदा था। 6 महीना पहले जो फ्लैट खरीदा था, अब मुंबई के फ्लैट देखो करोड़ों में आते हैं, और इनके तो और ही करोड़ों में रहते हैं। 98 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। क्वेश्चन ये आया 98 करोड़ पैसे कहां से आए? ये केस अभी फिलहाल कुंद्रा साहब पे 6 महीने से चल रहा है इनकम टैक्स का। तो भाई सरकार एक ही बात पूछती है, पैसा कहां से आया? अब यदि मैं सरकार को बोल दूं मैंने दिया, तो बोले किसको दिया? मैंने बोला मेरी वाइफ को दिया। बोले वाइफ कमाती? मैंने बोला नहीं, कमाता तो मैं ही हूं, तो टैक्सेबल। इसलिए बर्डन शिफ्ट नहीं होता। कुंद्रा भी कमा रहा है, शिल्पा शेट्टी भी कमा रही है। मैं आपको बता देता हूं इस केस में क्या होगा। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाए तो जिसकी इनकम हायर होती है वो टैक्सेबल होता है, ऐसा है। यदि आपकी मम्मी पापा दोनों कमाते हैं तो जिसकी भी इनकम हायर है, मम्मी या पापा की, वो टैक्सेबल होगा। किस चीज के लिए? कुछ प्रॉपर्टीज के लिए। तो भाई सीधा सा मुद्दा है, बर्डन डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट ही नहीं होता है। आप कमाओगे तो आप ही पे टैक्स लगेगा। यदि मैं 10 करोड़ कमाऊं तो 10 करोड़ पर टैक्स मैं ही दूंगा, और यदि मैं 100 करोड़ कमाऊं तो 100 करोड़ पर टैक्स मैं ही दूंगा। समझ गए? पक्का समझ गए? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स कंट्रोल कौन करता है भारत में? इंडिया में कौन कंट्रोल करता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट तो खाली सरकार बना दी गई है बस। अरे आवाज नहीं आ रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चलो ठीक है, बात तुम दोनों को नहीं पूछूंगा मैं। इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि इनकम टैक्स भारत में कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए आपको एक बात बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता हूं, बोर मत हो जाना, गुस्सा मत करने लगना मुझ पे। आदमी है कि क्या है भैया, बार बार क्वेश्चन ही पूछता रहता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो अपनी है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, इसका क्या रोल है इंडिया में? फाइनेंस यानी मतलब सिर्फ यही देखती है? हाँ, मतलब पूरा फाइनेंस ही देखती है ना, मतलब पैसा किधर से लेना है, किसको देने का है, कहां पे है, और कोई? हाँ, कॉइन भी इशू करती है, ठीक है, और कुछ? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या क्या करती है, अब सुनिएगा। सबसे पहले इसका काम है इनकम टैक्स देखना। दूसरा काम है इनडायरेक्ट टैक्स देखना, यानी कुल मिलाकर टैक्स देखना। सेकंड काम है अपनी फाइनेंस, जैसे कि इन्होंने बोला किधर किधर से आएगी, कौन सा चीपेस्ट मोड है। तीसरा काम है एग्रीकल्चर सेक्टर। हालांकि स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बैठा दिया गया है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फंडिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। सेंट्रल से पैसा आता है, सेंट्रल पैसा लगाती है। अगला अपना जो रेलवे का काम है, मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा कि रेलवे पूरा संभालती है, लेकिन रेलवे में भी फंडिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करती है। इसके बाद आपको बताऊं, आप आगे चल के कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ, उसमें भी इसका रोल है। यानी आप देखो, बहुत बड़ा काम है। आज मैं आपको चलाते चलाते व्हाट्सएप भी कर सकता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज ठोक दूं, हाय हेलो कैसी हो। ये बंदी के पास टाइम ही नहीं है 24 घंटे। इसके लिए 24 घंटे कम है, 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे तो काम चल रहे हैं। आप यदि मोदी जी की रूटीन सुन लो, 4 घंटा आदमी सोता है, सीतारमन 4 घंटे सोती है, आदित्य योगी ना 3 घंटे सोता है। क्यों? पूरा भारत भ्रमण कर रहा है, सोते टाइम भी। इस लेडी के पास है ही नहीं समय। व्हाट्सएप दूर की बात, इनका व्हाट्सएप भी इनका बॉडीगार्ड ही चलाता होगा, सिक्योरिटी गार्ड ही चलाता होगा कि मैडम कोई मैसेज आया है। बहुत बड़ा है, टाइम है नहीं, और अकेली संभालने वाली एक लेडी करे क्या? इसने तो बोल दिया भैया अपने से ना हो पाएगा, अपन तो डिवाइड कर देते हैं, मैं अकेली जान कब तक मरूंगी, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप सुनना डिवाइड कैसे किया। फिलहाल तो हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम टैक्स की ही बात करेंगे। इन्होंने डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, और चलो एक चीज और बता देता हूं, कंपनी लॉ का डिपार्टमेंट भी अलग बना दिया। बताता हूं क्या क्या। डायरेक्ट टैक्स के लिए इन्होंने बोला भैया मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं मना नहीं कर रही कि मैं संभालूंगी, नहीं संभालूंगी, मैं बजट में पास करूंगी, कोई दिक्कत आए मैं खड़ी हूं पीछे, लेकिन हमेशा के लिए टाइम नहीं है। तुम आज 1 बजे मुझे बुला लो, मेरे पास टाइम नहीं। कौन संभालेगा? ये संभालेगा। इसको कौन संभालेगा? और इसको कौन संभालेगा? इसका कुछ आइडिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अफेयर्स, यानी MCA। इन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, ले भाई तू ही संभाल। हाँ, बजट मैं पास करूंगी, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैं करूंगी, अमेंडमेंट्स की इश्यू आते हैं मैं करूंगी, लेकिन 365 दिन तू ही संभाल। नहीं है इनके पास टाइम भाई, सच में टाइम नहीं है। पूरे इंडिया को संभालना बहुत बड़ी बात है, 140 करोड़ की जनता है, कंपनीज है 3000, कब तक संभालेगी? अब सुनना, सिविलिटी कौन है? नाम है पूरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है, न्यू दिल्ली, और कहीं नहीं है। अब आप बोलोगे सर इंदौर में भी तो, इंदौर, उज्जैन, देवास, कितनी भी सिटी है, इन सब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। यदि आप इंदौर के रहने वाले हैं तो आज आप एक काम करना, MY देखा है हॉस्पिटल, MY से अगला चौराया
क्रॉस करना और सीधे अगले चौराहे पे चले जाना, कोई टर्न मत लेना, सीधे जाना। अगले आप पर आ गए, जैसे ही आओगे इधर रेड कलर की बिल्डिंग है, और वो रेड कलर की बिल्डिंग कौन सी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कुल मिला के आप जो सिटी वाइज देखोगे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। लेकिन यदि आपको इनसे मिलना है तो दिल्ली, न्यू दिल्ली के अलावा कहीं पर भी इनका डिपार्टमेंट नहीं है, वन मैन आर्मी है सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कहां बैठती है? न्यू दिल्ली। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन। 6 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन, 6 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन। भैया यदि आपको उन 6 मेंबर्स में शामिल होना है तो आपको ये वाली एग्जाम पास करनी पड़ेगी। ये एग्जाम है, आपने सुना होगा इंडिया की जो टफेस्ट एग्जाम होती है यूपीएससी, उसी में एक एग्जाम होती है, आपने सुना होगा आईपीएस, आईएएस, वैसी ही होती है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस की एग्जाम पास करो, बन जाओ। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है सीबीडीटी के मेंबर की पोस्ट पर। समझ गए? तो भैया 6 मेंबर्स हैं और एक चेयरपर्सन है जो आपको पूरे भारत को संभाल के रखा है। इनसे वार्तालाप, इनसे कम्युनिकेशन कैसे की जाए? ओनली थ्रू मेल। नो फोन कॉल्स, नो व्हाट्सएप, नो टेक्स्ट मैसेज, और नो फिजिकल मिलना जुलना। आप यदि ये सोचो मैं इनसे मिल लूं, जाओ इधर से, कुछ नहीं हो सकता। कभी इनको नहीं मिल पाओगे आप, खाली मेल से ही होता है। इनका एक मेल है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारी जब भी प्रॉब्लम आती है हम इनको मेल करते हैं। मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा मेल कैसे करते हैं। इन्हीं को मेल किया जाता है भैया, जब बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो सर, और इनका ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं आता, 7 दिनों में इनका रिप्लाई आ जाता है, 7 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। सैटरडे संडे बंद रहता है सीबीडी। समझ गए? तो भैया यदि कोई आपसे पूछे डायरेक्ट टैक्स कौन संभाल रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, लेकिन आपको एक बात और बताऊंगा, डायरेक्ट टैक्स रेगुलेट तो ये कर रहा है, लेकिन हाँ आगे चल के हम बात करेंगे रूल्स। एक वर्ड होता है, शब्द होता है रूल्स, RULES। ये रूल्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स DTO संभाल रहा है। और इधर बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये भी न्यू दिल्ली में, इसके भी 6 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन है। चलो अब लिखे, स्टार्ट करें। चलो हमें डिफरेंस लिखना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन पर्सनल इनकम। आपको पर्सनल इनकम का डेफिनेशन या पर्सनल इनकम लिखनी हो तो लिख लेना आप, कि सैलरी होती है, फिर इसके बाद बिजनेस प्रोफेशन होता है। अब भैया बात करें इनडायरेक्ट टैक्स। किस पे चार्ज होता है? देखिए, मैंने यदि साल का 20 लाख रुपया कमाया और 20 लाख कमाने के बाद मैं ये लैपटॉप लेकर आया, यानी अल्टीमेटली आप जो कमा रहे हो उस कमाई से ही आपका घर बन रहा है और आपकी ऑफिस बन रही है। मैंने मेरी कमाई का पैसा इसमें लगाया, मैं एक दुकान गया या शोरूम गया या ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन परचेस किया, मैंने लैपटॉप लिया। लैपटॉप कैसे लिया? दुकानदार से, सेलर से या अमेजोन से, जहां से भी। उसने मेरे को बोला कि साहब टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला भैया देकर तो आया हूं, और कितना टैक्स? मेरी इनकम पे तो मैंने टैक्स दे ही दिया, मेरी इनकम पे तो मैंने टैक्स दे ही दिया। बोले साहब वो आपने आपकी इनकम पे दिया है, क्या आप यहां पे इनकम खरीदने आए हैं? मैंने बोला नहीं, मैं तो लैपटॉप खरीदने आया हूं। तो बोले साहब आपको लैपटॉप पे देना पड़ेगा। यानी मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है जब हम बेचते खरीदते हैं। यदि हम गुड्स बेचेंगे तो उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। लेकिन 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 यदि मान लीजिए ये लैपटॉप में लेकर आया तो मैं कस्टमर, मैं बायर और आप मान लीजिए सेलर, तो आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट मैं ही करूंगा। यानी यदि लैपटॉप 40,000 का आया तो उसमें 2-3 हजार का जो टैक्स है वो मुझे ही भरना है। यानी मैं सेलर को दूंगा और सेलर जाके किसको दे देगा? सरकार को।
इसका मतलब एक बात समझ में आया, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगा, लेकिन साथ ही साथ आइए एक एग्जांपल और लें। आप यहां पढ़ने आए, क्लास हो गई पेश, आपको यदि मान लीजिए डेमो समझ में आ गया तो आपने भर दिया फीस। फीस जब आपने भरा तो आपको मिली रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या लिखा? जब आपको रिसिप्ट मिलेगी तो ये लिखा हुआ आएगा। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक प्रकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी एक बात और समझ में आई, आप क्या क्या गुड्स खरीदने आए थे? नहीं, आप पढ़ने आए थे, यानी आप सर्विस लेने आए। मैं कौन? प्रोवाइडर। आप कौन? रिसीवर। लेकिन प्रोवाइडर में नाम किसका आएगा? नाम आएगा, कोई मेरा इंडिविजुअल नाम तो आएगा नहीं। तो यानी पेस कोचिंग क्लास को जो आपने पैसा दिया, वो पेस कोचिंग क्लास हो गई प्रोवाइडर, आप हो गए रिसीवर। आपने दिया पैसा, पेस ने पहुंचा दिया टैक्स सरकार को, यानी इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। कल को सोचो यदि पेस की फीस बढ़ गई और वो बड़ी ड्यू टू ऑफ जीएसटी, 2 मिनट के लिए मान लेना, दिल पे मत लेना कि जीएसटी कितना हो गया, तो अल्टीमेटली 2% का बर्डन किस पे है? यानी कल तक आप 40,000 दे रहे थे, अब आप अचानक से 45,000 दोगे, तो जीएसटी की वजह से बर्डन आप पे बढ़ा। आप कौन? कस्टमर। कस्टमर ही बर्डन कहीं ना कहीं लेता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कस्टमर पे होता है। आया समझ? और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस पे। आइए लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन, लिखिए गुड्स एंड सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये एग्जीक्यूटिव के बच्चे कहां दिख रहे भाई? सी एंटर है, एंटर मैं पढ़ा रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स रेगुलेट कौन करता है? मैं इसके ऊपर नोट लिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं न्यू दिल्ली लिख के छोड़ देता हूं। सीबीआईसी का फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। 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 डायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑन सेल्फ, आप पे ही रहेगा, किसी दूसरे पे बर्डन नहीं जाएगा आपकी इनकम का, यानी आपकी इनकम तो आप ही का पैसा, आप ही का टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ऑन कस्टमर भी लिख सकते हैं, और यदि आप सर्विस दे रहे तो क्लाइंट भी लिख सकते हैं, कस्टमर और क्लाइंट। अब आपसे आखिरी चर्चा, आखिरी डिस्कशन, और ये चौथा डिफरेंस का ही पॉइंट है। एक मुझे बात बता पाएंगे, डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप्स का होता है? डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप्स का होता है? देखिए, अब इस पे भी ये मुद्दा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मुद्दा सुनिए, लिखना कुछ भी मत। डायरेक्ट टैक्स होता है 3 टाइप्स का, लिखना मत, लिखना मत। डायरेक्ट टैक्स होता है 3 टाइप का, 3 टाइप्स। अब ये लिखना मत, मैं बार बार बोल रहा हूं। 3 टाइप क्या क्या है? गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और एक जो हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। चक्कर क्या, जरा समझें, आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा। 1999 तक एक दूसरे को गिफ्ट देने पर लगता था टैक्स। यानी यदि मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया तो उस पर सरकार मुझ पर टैक्स लगा देती थी। यानी वैलेंटाइन पे यदि मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को टैक्स गिफ्ट दे दिया तो मुझ पर टैक्स लगेगा। बड़ा अजीब सा मामला है। सलमान खान ने कटरीना को कार दी, बोले भैया, लेकिन 1999 में क्या हुआ ऐसा, जरा समझिएगा। 1999 में हुआ ये, आपने कभी सुना हो बिरला? बिरला का नाम सुना है? BIRLA, बिरला का नाम सुना है ना? कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला। तो इनकी लड़की, यानी इनकी सगी लड़की,
हाँ रियल। तो रियल लड़की की शादी थी 1999 में, 1999 में शादी थी। तो बिरला साहब ने अपनी लड़की को विदाई के समय उस समय 101 करोड़ दे दिया सब। हाँ बोले तो प्रॉपर्टी, कैश। उस शादी में इनकम टैक्स वाले भी आए थे। इनकम टैक्स वालों ने देखा और उनकी हो गई। अगले दिन तो बिरला साहब को नोटिस आ गई कि भैया बिरला साहब जरा इसका ये बताओ बाइफरकेशन, और दूसरा लड़की को दे रहे हो टैक्स तो लगेगा। अब बिरला साहब को ये मालूम तो था कि गिफ्ट पे टैक्स लगता है, लेकिन बिरला साहब ने वकील हायर किया और लगा दिया इनकम टैक्स पे केस। केस का मुद्दा ये था, पिटीशन जानते हो ना, पिटीशन याचिका, कि इनकम टैक्स के अगेंस्ट में याचिका फाइल कर देना, पिटीशन। केस का मुद्दा ये था, जब नोटिस गई इनकम टैक्स पे तो नोटिस में ये लिखा था अपनी लड़की को गिफ्ट देना कैसा जुल्म है, ऐसा कुछ लिखकर नोटिस गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में दोनों आपस में टकरा है, एक इनकम टैक्स, एक बिरला साहब का एडवोकेट, इनकम टैक्स का एडवोकेट। रियल कहानी है ये, रियल स्टोरी। जब दोनों आपस में टकरा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस 1 महीने के करीब चला। 1 महीने में हाई कोर्ट के जज को यही बताया गया बिरला साहब की तरफ से कि भैया अपनी लड़का, अपनी लड़की, अपनी वाइफ, दादा दादी, ये सब अपने हैं, यानी इनको भी गिफ्ट देने पर जुल्म है, टैक्स देना है तो फिर काहे का? ये तो एक प्यार मोहब्बत है, लव एंड अट्रैक्शन है, नेचुरल लव है। हम अपना लव कैसे इजहार करेंगे, कैसे जाहिर करेंगे? आज यदि मुझे किसी से प्यार है तो मैंने अपनी एक्सप्रेस की फीलिंग्स और दे दिया उसको कुछ, तो क्या प्रॉब्लम है? हाई कोर्ट में ये दलीलें चली 1 महीना, और दलील चलने के बाद 1 महीने बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा मजेदार ऑर्डर पास किया, गिफ्ट टैक्स एबोलिश, बंद कर दिया जाए। और उस दिन से 1999 से गिफ्ट टैक्स को बंद कर दिया। अब आप मजेदार बात सुनना, इंडिया के लोग बड़े जुगाड़ू और क्या होते हैं, जुगाड़ू तो होते ही हैं, और साथ में 1 नंबर के चालाक, फरेबी, सब कुछ। हमें सब कुछ भरा है फूट फूट के। 1999 से जब टैक्स बंद हुआ, 1999 से लेके 2006 तक, लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट ही एक्सचेंज किया, और बड़े बड़े गिफ्ट। हर बड़ा अमीर आदमी अपना ब्लैक मनी को ट्रांसफर करने के लिए गिफ्ट। यदि मुझे आपको ब्लैक मनी ट्रांसफर करनी है, गिफ्ट। आप मानोगे नहीं, 1999 से लेके 2006 तक 7-8 सालों में 2000 से 2500 की करोड़ की चोरी हो गई, यानी टैक्स इवेशन। इनकी आंख खुली, बोले साला गलत कर दिया। तब 2006 में फिर से गिफ्ट टैक्स लेकर आए। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। पहले गिफ्ट टैक्स एक्ट था जो बंद हो गया, लेकिन 2006 में फिर से गिफ्ट टैक्स आया, और इस बार किस में इंक्लूड कर दिया? इनकम टैक्स में, सेक्शन नंबर 56 में। यानी अब देखा जाए तो गिफ्ट टैक्स एक्ट अपने आप में कुछ नहीं है, गिफ्ट टैक्स एक्ट बंद हो चुका है। समझ गए? अब आई बात वेल्थ टैक्स की। जब 2012 में मैंने सीए पास आउट किया था, 2012 में हमारी सीए फाइनल की आखिरी लास्ट एग्जाम में ये लास्ट ही था, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का एक्ट भी था, और ये टैक्स एक्ट था 1957। वेल्थ टैक्स का मतलब क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स, आपकी ज्वेलरी पे टैक्स, आपकी कार पे टैक्स, आपके मोबाइल तक पे टैक्स था, क्योंकि ये आपका पर्सनल असेट है। और इसका नियम क्या था सुनना, सेक्शन नंबर 3 ये बोलता था कि यदि किसी के पास 30 लाख 30 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाए, कितनी? 30 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाए, देन आपको 1% का वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा। कितने परसेंट का? 1% का। लोगों ने बोला साला बेवकूफ समझ के रखे हो, तुम इधर वेल्थ टैक्स भी लगा रहे हो, उधर कैपिटल गेन टैक्स भी लगा रहे हो, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स भी प्रॉपर्टी पे लगता है। बोले साहब क्या चाहते क्या हो? मतलब डबल टैक्स। तो अब आपको मैं बताता हूं, 2012 में ये बंद हुआ, 2014 में मोदी सरकार आई, इलेक्शन हुआ था। 2000 देखो, यदि आपको अपनी सरकार लानी है तो 1-2 साल से काम शुरू करना है पब्लिक के फेवर में। कांग्रेस ने 2012 में लोकसभा में अनाउंसमेंट कर दिया, बंद करो भैया टैक्स, तो ये भी बंद हो गया। समझ गए? यानी इन शॉर्ट आज की डेट में सिर्फ कितना टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स की एक ही वैरायटी, इनकम टैक्स। समझ गए? अब तुम एक काम करो भाई, तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया कॉस्टिंग का,